हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के बारे में, और अभी तक हम लोग दो डिटर्मिनेंट्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर चुके हैं। डैट इज साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स और उसके साथ पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। और मैंने आपको बताया था ये लिंक्ड होते हैं क्योंकि एक पर्सन की साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल के साथ कनेक्टेड होती है। साइकोलॉजी एक अलग डोमेन नहीं होता। साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए एक इंडिविजुअल का होना ज़रूरी है। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बता दिया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे तीसरा ऐसा डिटरमाइनिंग फैक्टर जो कि हमारी एथिक्स को डिटरमाइन करने का काम करता है, वो है रिलीजियस और कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं रिलीजन के, गॉड के और उसके साथ कल्चर के जो कॉन्सेप्ट जुड़े होते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ के साथ, वो उसके एथिक्स को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और हम ये भी जानेंगे कि अगर यहाँ पर गॉड और रिलीजन को एथिक्स के साथ कनेक्ट करा जा रहा है तो क्या इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर एक पर्सन को एथिकल होना है तो उसका रिलीजियस होना ज़रूरी है क्या? वो पर्सन पूजा पाठ करे, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च वगैरह जाए, ऐसा ज़रूरी है क्या? इसको हम डिकोड करेंगे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि जो एथीस्ट होते हैं जिनका धर्म वगैरह जैसे गॉड के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्या ऐसा पर्सन अगर रिलीजियस नहीं है तो क्या ऐसा एथीस्ट पर्सन एथिकल हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर धर्म को फॉलो करना ज़रूरी है? आपका किसी धर्म ग्रंथ में, भगवानों में, पूजा पाठ मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च गुरुद्वारे में एक लगाव आपका, या आपकी जो एक अटैचमेंट होती है, या फिर आप जो तालीम जो सीखते हो, जो लर्निंग सीखते हो धर्म से, धर्म ग्रंथों से, वो होना ज़रूरी है? या एथीस्ट होने के बावजूद भी एक पर्सन एथिकल हो सकता है? इन सारी चीज़ों को डिकोड करते हैं हम आज के लेक्चर में। तो तीसरा डिटर्मिनेंट जो है हमारे एथिक्स को डिटरमाइन करने के लिए, डैट इज़ रिलीजियस कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम रिलीजियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कल्चर के बारे में कि कैसे कल्चर एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है एथिक्स को डिस्कस करने के लिए एक इंडिविजुअल की लाइफ में। देखो, आप इतना तो जानते ही हो कि एक कल्चर जो होता है वो इंडिविजुअल की लाइफ के साथ कनेक्टेड रहता है, क्योंकि कल्चर जो बनता है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल से मिलकर ही बनता है। एक जगह का कल्चर, एक प्लेस का कल्चर, एक कंट्री का कल्चर, और यही कल्चर फिर आगे चलकर सोसाइटी के विभिन्न इंडिविजुअल्स को रेगुलेट करने का काम करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कल्चर और इंडिविजुअल आपस में कनेक्टेड हैं, सेम उसी प्रकार से जैसा कि साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स और एक पर्सनल डिटर्मिनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। एक पर्सन की साइकोलॉजी उस पर्सन के साथ एसोसिएटेड होती है, और बड़े सारे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स एक पर्सन की लाइफ को प्रभावित करते हैं। सिमिलरली, अगर हम कल्चर वर्ड को यहाँ से रिप्लेस कर दें और दो चीज़ों के बारे में बात करें कि सोसाइटी का प्रभाव इंडिविजुअल के ऊपर और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर बनते हैं सोसाइटी से, ये भी एक कनेक्टेड फैक्टर है। तो सिमिलरली सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है एक समाज का, एक पर्टिकुलर जगह का एक कल्चर होता है। अब कल्चर जो है वो आप मैक्रो लेवल पर भी डिस्कस कर सकते हो कल्चर को। जैसे एक नेशन स्टेट जो है, एक जो कंट्री है, पूरी कंट्री का एक कल्चर होता है स्पेसिफिक। आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आकर भी इसको देख सकते हो। लाइक एक नेशन स्टेट के अंदर, एक कंट्री के अंदर बड़ी सारी जो जोग्राफीज़ होती हैं, जो स्टेट्स होते हैं, वहाँ का भी एक कल्चर होता है। एक पर्टिकुलर रीजन का भी एक कल्चर होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस का भी एक कल्चर होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कल्चर जो है वो एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर की तरह काम करता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, या तो एक कम्युनिटी के ऊपर, और एक सोसाइटी के साथ वो कनेक्टेड रहता है जहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ही मिलकर सोसाइटी को बनाते हैं। ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन वाली एक चीज़ हो गई। अब इसको थोड़ा सा ज़रा गहराई में जाके हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं
राइटर हमें ये बता रहे हैं जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, एक इंडिविजुअल एथिकल तरीके से काम करता है या करती है या नहीं करता है या नहीं करती है, तो वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में एथिक्स क्या मान्यता होल्ड करके रखते हैं, वो बहुत बार इन्फ्लुएंस होते हैं जिस जो एक इंडिविजुअल, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, वो एक सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है। तो कल्चर से एथिकल वैल्यूज़ बहुत बार इंडिविजुअल सीखता है या सीखती है। और ये कल्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसको मैक्रो लेवल पर ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये कल्चर आपको देखने को मिलेगा नेशन स्टेट में, अगर आप इसको बिल्कुल ही एक होलिस्टिक, एक मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर राइटर ने साफ तरीके से लिखा हुआ है कि एथिकल प्रिंसिपल्स एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो होते हैं, अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल फैक्टर्स, दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर। और कल्चर हमेशा मैक्रो लेवल पर एक कंट्री के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिस कंट्री में एक इंडिविजुअल जो है वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया को कंपेयर करें, इंडियन कल्चर को और वेस्टर्न कल्चर को, वेस्ट की कंट्री से अगर हम उसको कंपेयर करें, तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि वेस्टर्न कल्चर जो है वहाँ पर हमें इंडिविजुअलिस्टिक जो नॉर्म्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जबकि हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ यूनिवर्सलिज्म एंड मल्टीप्लिसिटी। आप यहाँ पर एक कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हो, इंडिविजुअलिज्म को और इंडिविजुअलिज्म को वर्सेस यूनिवर्सलिज्म को। भारत के अंदर शुरू से ही परंपरागत रूप से इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करा जाता है। क्या है ये चीज़? जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये जो इंडिविजुअलिस्टिक वर्ड है, ये वर्ड कनेक्टेड है विद प्राइवेसी, फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। वेस्टर्न कल्चर के अंदर एक इंडिविजुअल जो होता है उसको एक केंद्र समझा जाता है समाज का या कल्चर का। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी लाइफ जो है वो सब कुछ है। कोई ज़रूरी नहीं है वेस्टर्न कल्चर में, मतलब वेस्टर्न कल्चर में ऐसा समझा जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल जो है वो सबको साथ लेकर चले। भारत के अंदर जैसा होता है ना कि हम लोग अपने घर परिवार को भी साथ लेकर चलते हैं। हम लोग सेल्फ सेंट्रिक नहीं होते हैं, हम लोग मीन नहीं होते अपने लिए कि मुझे सिर्फ अपना सुख देखना है, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मुझे अपनी कमाई से मतलब है, मुझे अपना पेट पालने से, अपनी रोटी कमाने से मतलब है। हम लोग अपने पूरे घर परिवार को साथ लेकर चलते हैं, बिकॉज भारत का कल्चर शुरू से ही ऐसा रहा है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारी पहचान है। और वहीं पर जहाँ पर वेस्टर्न कल्चर के अंदर इंडिविजुअलिज्म पर या इंडिविजुअलिस्टिक वर्च्यू पर इतना ज़्यादा फोकस करा जाता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम, इंडिविजुअल की प्राइवेसी, लिबर्टी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करा जाता है। तो वहाँ पर हमेशा से जो फैमिली सिस्टम देखा गया है, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, जहाँ पर परिवार जो है वो कम से कम लोगों के साथ मिलकर बना होता है। और भारत के अंदर हम लोग ये मानते हैं कि अगर परिवार है तो वो आपकी एक ताकत है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर परिवार का मतलब है हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, नो माता पिता, मतलब बच्चों के कोई दादाजी दादी, बुआ और बाकी लोग ताऊजी वगैरह साथ नहीं रहते हैं। वहाँ पर इंडिविजुअलिज्म को, इंडिविजुअल की लिबर्टी को, फ्रीडम को, प्राइवेसी को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंडियन कल्चर जो है वहीं पर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारी जो पहचान है डैट इज़ अबाउट जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो वहाँ पर यूनिवर्सलिज्म पर और मल्टीप्लिसिटी पर फोकस करा जाता है। इवन
जहाँ पर ये बात आती है यूनिवर्सलिज्म की, तो हम तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, फिर चाहे वो हमारे अपने हों, खुद के खून के रिश्ते हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, और हम दूसरे लोगों को भी अपने देश में एक आदर सत्कार के साथ, स्वभाव के साथ उनका स्वागत करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर एज अतिथि देवो भव। दैट हम हर किसी को, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से कोई इंसान आया हो, हम उसको अपने देश में स्वीकारते हैं, हम उसके ऊपर चीज़ें थोपते नहीं हैं। ये हमारे देश की पहचान है। अब आप इसमें इफ्स एंड बट्स ला सकते हो। मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप तो कह रहे हो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारी पहचान है, लेकिन भारत के अंदर तो, अर्बन सिटीज़ के अंदर तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है वो एक रियलिटी है। तो ये चीज़ मैंने आपको इंडियन सोसाइटी के लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करी थी। भारत अभी एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है। भारत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इंडिया की सोसाइटी, हमारा जो कल्चर और इंडिया की जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो एक तरीके से एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन के अंदर आकर फंस गए हैं। कहने का मतलब ये है, जो कि मैंने आपको इंडियन सोसाइटी के लेक्चर्स में भी क्लियर करा था, इंडिविजुअल जो है, इंडिया का जो इंडिविजुअल है, वो वेस्टर्न बनने की चाहत रख रहे हैं, लेकिन हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं वो अभी भी एक इंडिविजुअल की लाइफ में एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जो कि उसको पूरी तरीके से वेस्टर्न नहीं बनने दे रहे हैं, वो उसको इंडियन नेस की तरफ खींच रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि हमारा समाज जो है वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हम लोग अमेरिकन बनने की, वेस्टर्न बनने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, और पुरानी चीज़ों को फॉलो करने में हमें शर्म आती है हिंदुस्तानियों को। हमारे खुद के कल्चर की जो चीज़ें हैं वो हिंदुस्तानियों को ऐसी लगती हैं कि ये तो गवारपन है अगर हम इसको फॉलो करें तो। कुर्ता पजामा पहनना, कोल्हापुरी चप्पलें पहनना, स्कूल के अंदर संस्कृत भाषा का प्रचलन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब लोगों को जो सब्जेक्ट मिलते हैं, बच्चों को जो चॉइसेस मिलती हैं, आप आजकल के बच्चों से पूछो, उनके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, एसएसटी, सोशल साइंस और मैथ्स, तो वहीं के वहीं हैं। अब बच्चे हिंदी हटाकर, संस्कृत की तो मैं चलो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, हिंदी हटाकर बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज ले रहे हैं स्कूलों के अंदर। क्या ये हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं? नहीं। हालांकि आप इसको कह सकते हो कि यार इट इज़ गुड फॉर द चिल्ड्रेन इन द नियर फ्यूचर, उनको जॉब्स इससे मिल सकती है, लेकिन हम वेस्टर्न बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जॉब्स का मतलब सिर्फ ये क्यों है कि एक बच्चे को फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज या दूसरे देशों की भाषाएं सीखनी पड़ेगी? फिर हमारी हिंदी और संस्कृत का महत्व ही क्या था इतने साल? हम लोग अपने कल्चर की आइडेंटिटीज को छोड़कर वेस्टर्न आइडेंटिटीज को क्यों अपना रहे हैं? तो भारत का समाज एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। हम वेस्टर्न बनने की पूरी चाह रख रहे हैं, पूरी तरीके से। जो पॉप कल्चर है, जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, या फिर उनकी तरह जो ड्रेसिंग सेंस है, स्टाइल है, फूड हैबिट्स है, इकोनॉमी के अंदर पैसा कमाने की जो तरकीबें हैं, सारी चीज़ें डिटरमाइनिंग फैक्टर वेस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड है, और पर्टिकुलरली अमेरिका। और ऐसा नहीं है कि हम उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं अपने आप से। सॉफ्ट पावर की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने अपनी हेजीमनी का जो सॉफ्ट पावर टूल होता है वो चला रखा है पूरी दुनिया के ऊपर, और भारत इसके अंदर सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल आपको वेस्टर्न बनाने के लिए, लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सबसे ज़्यादा ये जो खतरनाक जो अस्त्र शस्त्र अमेरिका ने बिल्कुल मीठी छुरी के साथ जो फेंके भारतीयों के ऊपर, वो बिल्कुल सटीक फिट करा। उन्होंने चलाए वो तीर हमारे दिमाग के ऊपर, और बिल्कुल हिंदुस्तानियों के वो बिल्कुल माथे के बीच में जाकर लगाए वो वाला तीर। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, इसको हम कहते हैं अमेरिका की, यूएसए की हेजीमनी के, कि अमेरिका अपने अस्तित्व को, अपने पावर को, अपने वर्चस्व को कायम रखना चाह रहा है,
लेकिन डायरेक्टली लड़कर तो इंडिया को झुका नहीं सकता, इंडिया को तो दोस्त कहता है। तो उसने यहाँ पर अपनी हेजेमनी का जो सॉफ्ट एलिमेंट है उसका इस्तेमाल कर रहा है। और सॉफ्ट एलिमेंट के अंदर अमेरिका हमेशा दूसरों के खुद के नेटिव इंडिविजुअल कल्चर को तोड़कर उस कल्चर को यह समझाने की कोशिश करता है वेस्टर्न बनो, अमेरिकन बनो, तुम्हारा कल्चर पिछड़ा हुआ है, गवारपन है तुम्हारे कल्चर के अंदर। और आज के समय में आप हिंदुस्तानियों को देख लो तो वो सच में अपने कल्चर की अगर कोई चीज अपनाती है तो उनको अपने कल्चर की कोई चीज को फॉलो करने में शर्म आती है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं मैं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत नॉर्मल सा, जो कि हमारी रोजमर्रा के जीवन में आप उसको फॉलो कर सकते हो, रिलेट भी कर सकते हो, और आजकल की जनरेशन से भी ये एग्जांपल तालमेल खाता है। मान लो आपने एक बहुत अच्छी गाड़ी ली जिसकी कीमत है 3 से 4 करोड़ रुपए, ओपन रूफ वाली आपकी कार है, 2 सीटर कार है, स्पोर्ट्स कार, फॉरेन मॉडल है वो, एंड यू कैन इमेजिन एनी कार लाइक फरारी, लैम्बोर्गिनी, एनी कार यू लाइक, या जो आपने पिक्चरों में देखी हो। अब अगर आप ट्रैफिक लाइट पर हो या कहीं पर भी हो, आप अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को उसमें पिक करने गए हो, आप डेट पर जा रहे हो, यू विल फील अशेम्ड टू हियर हनुमान चालीसा या अपने धर्म का जुड़ा हुआ कोई गीत अगर आप उसमें बजा रहे हो लाउड स्पीकर पे, तो आपको शर्म आएगी। आप उसमें हनी सिंह के मिलियनर गाने जो हैं या इंग्लिश सॉन्ग्स हैं वो आप बजाना चाहोगे, वो आप सुनना चाहोगे। मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल बजाएगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं ये कह रहा हूं शर्म आएगी। आप अच्छे से उसके अंदर कोट पैंट पहनकर बैठे हुए हो, आपकी रूफ खुली हुई है, चश्मा आपने लगा रखा है, 4 करोड़ की गाड़ी लेकर आप रोडों पर, भारत की सड़कों पर आप घूम रहे हो, जो कि 99.99% भारतीय अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेवर एवर दैट पर्सन विल हियर हनुमान चालीसा या कोई राम भक्ति का गीत, अपने धर्म से जुड़ा हुआ सिखिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ कोई म्यूजिक जो कि उसे गॉड के साथ कनेक्ट करता हो, ऐसा गाना बजाने में इंसान को शर्म आती है। दूसरा एग्जांपल, आपने बहुत सारा पैसा कमाया, आप दान पुण्य करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दान पुण्य में अगर आप एक अल्ट्रा मॉडर्न हो, अगर आप एक जेंजी जनरेशन हो, या आज के समय में 2025 में जो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि 10वीं 11वीं 12वीं की क्लास में पढ़ता है, कक्षा में पढ़ता है, या कॉलेज गोइंग लोग हैं स्पेशली अर्बन सिटीज के, दे विल फील एक्सट्रीमली अशेम्ड टू डू लंगर। वो कहेंगे कि हम गौशाला में देंगे, ऑनलाइन दान कर देंगे किसी संस्था को, किसी एनजीओ को, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे, सोने की चेन चढ़ाएंगे माता रानी के ऊपर, कहीं पर भी दान कराएंगे, बट दे विल फील अशेम्ड कि वो रोड पे खड़े होकर लोगों को कड़ी चावल बांटें, आइसक्रीम खिलाएं, या कुछ भी ऐसी चीज खिलाएं जो कि लंगर प्रसाद एक हो सकता है। वो कहेंगे कि मम्मी पापा कर लेंगे, दादा दादी कर लेंगे, चाचा ताया वगैरह ये मिलकर काम कर लेंगे, हम नहीं कर सकते भाई। मैं रोड पे खड़ा होकर रिक्शे वालों को या रोड पे जो लोग जा रहे होंगे, मैं नहीं बांट सकता उनको कड़ी चावल। क्योंकि इंसान पूरी तरीके से इतना ज्यादा कॉन्शियस हो चुका है, भारत का आदमी, उसको हर चीज में लगता है कि मेरी बेइज्जती ना हो, मेरी बदनामी ना हो, लोग मुझे देख तो नहीं रहे हैं, मैं गवार तो नहीं लग रहा, गवार तो नहीं लग रही। ये थिंकिंग आ कहां से रही है? वेस्टर्न बनने की वजह से। और ये जो मानसिकता का जो एक षड्यंत्र है, रचा किसने? अमेरिका। क्या अमेरिका इस पे कामयाब हुआ? जी हां, अमेरिका का हो सकता है कि टारगेटेड ईयर या टारगेटेड सेंचुरी कुछ और हो। अभी हम 21वीं शताब्दी के अंदर है, अमेरिका ने सोच रखा हो कि 22वीं शताब्दी तक हम भारतीयों को ऐसा बना देंगे, लेकिन अमेरिका वक्त से पहले इस चीज में कामयाब हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे कि यूनिवर्सलिज्म जो हमारी कोर वैल्यू है, अभी तक तो है कायम ये, लेकिन हमारे देश में भी अगर हम ये कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर, वी आर गेटिंग अटैच टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्निज्म।
तो हम लोग भी अब इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करने लग गए हैं। आज से पहले क्या होता था, एक जनरेशन पहले इंडिविजुअल की प्राइवेसी, लिबर्टी को और फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। मजाल है कि हमारे मम्मी पापा हमारे दादा दादी से पूछे बिना कुछ भी अनशंड कपड़े पहन लें, या फिर वो ये कहने लगे वी वांट प्राइवेट रूम, नॉक कर आना हमारे कमरे में, या फिर हम नाइट स्टे करने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। लेकिन ये वो जनरेशन है जो इस तरह की जबान चला लेती है अपने माँ बापों से। ये आया कहां से, ये मानसिकता भारत के अंदर पनपी कहां से? अगेन अमेरिकन इन्फ्लुएंस। और अगर आपको ये लगता है ना कि इस बात में दम नहीं है, तो आप एक बात सोच कर देखो, मैं आपका दिमाग खोलने की कोशिश करता हूं, समझ कर देखना, इस बात को फील करना। अगर आप ये मानते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अमेरिका के ऊपर नहीं थोप सकते हो, हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हैं लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है जितना आप बढ़ चढ़ कर बता रहे हो, तो अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताओ, भारत के अंदर अमेजन प्राइम पर या नेटफ्लिक्स पर किसी भी प्रकार की जो दूसरी कंट्री की वेब सीरीज होती हैं वो क्यों नहीं आती हैं? भारत का आदमी अगर इंग्लिश गानों से इतना ज्यादा प्रभावित है, वेस्टर्न कल्चर से, अमेरिकन कल्चर से, तो सारी मूवी, सारे सॉन्ग्स, सारे कपड़े की ड्रेसिंग सेंस वगैरह वगैरह सिर्फ उन्हीं कल्चर से क्यों प्रभावित है? अफ्रीका अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के अंदर 50 से ज्यादा कंट्रीज आती हैं उस कॉन्टिनेंट के अंदर। एक भी अफ्रीकन वेब सीरीज वगैरह या गाना कोई मुझे बता दो जो कि भारत के भारतीयों की जबान पर चढ़ा रहता हो, या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये चीज है कि आप समझ सकते हो बहुत बहुत अच्छी तरीके से चीज को। चलो ठीक है, अगर आप अमेरिका की बात करना चाहते हो तो साउथ अमेरिका की कंट्रीज के बारे में कुछ भी क्यों नहीं होता प्रचलित हमारे देश के अंदर? आप वेनेजुएला, पेरू, पैरागुए, यूकाडोर या चिली जैसी कंट्रीज की कितनी मूवीज आपने देख रखी हैं बताओ? कितने एक्टर एंड एक्ट्रेसेस का नाम आप वहां पर जानते हो? उस कंट्री के कितने कल्चर को आप डीपली पहचानते हो? आपको यह तो पता है कि जीन्स पहननी चाहिए, मैकडोनल्ड का बर्गर खाना चाहिए, अमेजन से डिलीवरी मंगवानी चाहिए। इसी का प्रभाव क्यों है? सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक सिर्फ अमेरिका के साथ ही क्यों जुड़े हुए हैं? बाकी कंट्रीज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमने क्यों नहीं अडॉप्ट कर रखा? आप यूट्यूब पर कितने गाने सुन लेते हो दूसरी कंट्रीज के, लाइक जापान, सुडान, साउथ सुडान, यूकाडोर, चिली, पैरागुए, उरुगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने तो इन कंट्रीज के नाम भी नहीं सुने होंगे शायद से। ये चीज है, हर चीज इंसान अमेरिकन स्टाइल के अंदर, भारत का आदमी मैं बता रहा हूं इसलिए कोशिश कर रहा है बिकॉज उन्होंने ये जाला छोड़ रखा हमारे ऊपर। और ये सॉफ्ट एलिमेंट है, सामने नहीं आएगा अमेरिका कभी ये बोलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, और हमें फील भी नहीं होगा। धीरे 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 कर कर लेकिन ये जहर घोल दिया जाएगा। जैसे पुराने जमाने के अंदर हम पढ़ते ना मौर्यन एम्पायर में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, कि अशोकन एम्पायर के अंदर, मौर्यन एम्पायर के अंदर विष कन्या का कंसेप्ट यूज होता था। चाणक्य ने चाणक्य नीति में एक बात कही थी, अगर आप अपने शत्रु को बल से नहीं मार सकते तो छल से मार दो। तो वहां पर एक विष कन्या का कॉन्सेप्ट दिया था चाणक्य ने, कौटिल्य ने, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उन्होंने बोला था कुछ बच्चियां हमें रेस करनी चाहिए जिनको रोज आप बचपन से एक बूंद का भी 100th पार्ट आप उनकी जबान पर रखो, कोबरा और जहरीले सांप के जहर का। धीरे 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 जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, उनकी बॉडी टॉलरेंट होने लगेगी उस जहर से। बड़े होकर फिर वो जहर का एक एक ग्लास पीने लगेंगी क्योंकि उनको आदत हो गई उस जहर की। फिर ऐसी सुंदर कन्याओं को हमें करना क्या है? उनको अपने शत्रु के एम्पायर में भेजना है, उस राजा के पास जिनको हम बल से परास्त नहीं कर सकते। तो ये विष कन्या जो हमारी साइड से गई है, ये उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगी और उनको एक अच्छी सी किस देकर, एक स्मूच देकर, एक लव बाइट देकर ऐसा काटेंगी अपने दांतों से कि इनका जो जहर है वो नागिन की तरह वर्क करेगा शत्रु के शरीर पर, और आप उसको बिना किसी बल के मार डालोगे विद द यूज ऑफ छल। तो आप सामने गए भी नहीं, पता भी नहीं लगा कि किसने मारा है, क्या करा है, क्या नहीं करा है। सामने वाला तो मजे ले रहा था, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। उसने सोचा भाई ये तो
बंदी फील्ड में आ गई है तो लव बाइट दे रही है, और उस लव बाइट में सामने वाला शत्रु नहीं जानता था कि ये विश करने है। और ये रियलिटी थी मौर्यन एम्पायर की। ये मैंने आपको पूनमलाल दहिया में एनसीईआरटीज में काफी बार पढ़ा रखा है। इवन उपेंद्र सिंह के अंदर भी ये वाली चीज गिवन है। तो सेम अमेरिका भी हमारे साथ यही कर रहा है कि सामने तो नहीं आ रहा लड़ने, बैटलफील्ड नहीं लड़ रहा है इंडिया से, लेकिन हमें बल से नहीं लेकिन छल से मार रहा है। अब ये चीज समझाना इसलिए जरूरी थी ताकि आप इसको ना थोड़ा सा इलेबोरेट करके एक एग्जाम्पल की फॉर्म में ये सब चीजें आप लिख सको, और ये आपको ऐसे राइटिंग में भी ऐसी फिलोसफिकल चीजें कभी कभार आ सकती हैं। और मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये कि इंडियन कल्चर के अंदर ना विभिन्न एलिमेंट्स देखने को हमें मिलते हैं जो कि हमारे कल्चर की पहचान है। हमारा कल्चर ना गिनी चुनी चीजों से नहीं बना हुआ है। जैसे अमेरिका के कल्चर के अंदर इंडिविजुअल के इर्द गिर्द ही सारी बातें घूमती रहती हैं, लेकिन भारत के अंदर क्या है, हम लोग अपने खून के रिश्ते, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग, समाज के लोग, समाज में हमारी छवि, हमारी किसी करतूतों से हमारे परिवार की छवि, इन सबको सोच समझ कर ही हमें डिसीजन लेना पड़ता है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर बंदी इतना नहीं सोचती डिसीजन लेने से पहले। और इसी को आप देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि अभी हम वेस्टर्न बनने की चाहत में ना पूरी तरीके से इंडियन रहे हैं ना वेस्टर्न बन पा रहे हैं, हम बीच में फंसे हुए हैं। इसलिए भारत का कल्चर एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन पर है। आज के समय में अगर आप किसी लड़की को ये सीख देने लगो कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए कि क्या नहीं पहनना चाहिए, फटाफट से उसका महिला मुक्ति मोर्चा खड़ा हो जाएगा 3 अस्त्र शस्त्र को लेकर। ये मेरी प्राइवेसी है, ये मेरा फ्रीडम है, ये मेरी लिबर्टी है, कृपया आप ज्यादा ना भौंके, आप अपना मुंह बंद करें, भौंकने की आपको आवश्यकता नहीं है। अर्बन शहर की मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स आपको इन 3 पिलर्स पर आर्ग्यूमेंट अपना देंगी अगर आपने उनको ड्रेसिंग सेंस पे टोक दिया, या इवन उनके रिश्तेदारों ने, घर परिवार वालों ने उनको इस चीज के ऊपर कभी कुछ बोल दिया, या इंस्टाग्राम पर उनके कमेंट सेक्शन पर अगर आपने उनको ट्रोल कर दिया, या कमेंट बाजी अगर आपने पास कर दी कि वी हैव फ्रीडम, वी हैव आवर ओन फ्रीडम, इट इज अबाउट माई प्राइवेसी, इट इज अबाउट माई लिबर्टी, हु आर यू टू पॉइंट आउट, हु आर यू टू से अबाउट इट। लेकिन आप अगर एक जनरेशन पहले मुड़कर देखो और 2 जनरेशन पहले चले जाओ, जिसमें आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। क्या जिस प्रकार की ड्रेसिंग सेंस अपनाई जाती है इन द नेम ऑफ फैशन, इन द नेम ऑफ लुकिंग स्मार्ट, गॉर्जियस एंड अल्ट्रा हॉट, क्या ये भारत की सभ्यता, परंपरा और उसके कल्चर के साथ एसोसिएटेड है? पॉइंट इज नो। इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ये ड्रेसिंग सेंस, ये लिबर्टी या फ्रीडम और इसके बारे में नहीं है। लेकिन ये ड्रेसिंग सेंस, इस तरह के कपड़े हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। हम इस चीज को डिनाई भी नहीं करते कि किसी को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, या बिल्कुल ही नंगा घूमना है तो वो घूम सकता है, ये उसकी प्राइवेसी वाली चीज है। लेकिन भारत के समाज में ये चीज अभी कंप्लीट तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप इसमें किसी को सही और गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हर जगह का एक पर्टिकुलर समाज होता है, एक कल्चर होता है, उसका एक रीति रिवाज, एक परंपरा होती है। जापानीज कल्चर के अंदर औरतें जो होती हैं वो प्रॉपर 1 पीस सूट पहनकर निकलती हैं गाउन की फॉर्म में, और ऊपर एक उनका पूरा बाजू तक ढका हुआ एक कपड़ा होता है। They do not even prefer, 99% of the girls in the Japanese culture do not prefer to wear jeans. म्यांमार के अंदर बर्मा जिसको कहते थे हम लोग कंट्री, आज हम उसको म्यांमार कहते हैं, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा, लाओ पीडीआर, कैम्बोडिया, इन सारी कंट्रीज के अंदर ये लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो उसके तहत ये लोग एक साड़ी जैसा पूरा ढका हुआ कपड़ा और ऊपर एक वस्त्र कैरी करते हैं, और वही इनका फैशन होता है। बट द ट्रेंड विच इज ग्रोइंग ऑन इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्कर्ट्स, या फिर कोई भी ऐसी जो ड्रेस है जो कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है। पॉइंट इज यहाँ पर बात इंडिविजुअल के फ्रीडम, लिबर्टी और प्राइवेसी के बारे में नहीं है। ये सारी चीज़ें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है। अगर ऐसा ही है तो हम अपने कल्चर को क्यों छोड़ रहे हैं? दूसरी कंट्रीज, स्पेशली अमेरिका,
ये क्यों नहीं अपना सकता कि वहां की औरतें साड़ी पहनना शुरू कर दें, या फिर घूंघट रखना शुरू कर दें, या फिर सूट सलवार पहनना शुरू कर दें? वो नहीं अपनाएंगे, लेकिन हमें उनके जैसा बनना है, और उस चीज के ऊपर हमें आर्ग्यूमेंट करनी होती है। अब यहां पर मतलब मैं अपने लेक्चर के अंदर यहां पर किसी को सही गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं कि हम अपने कल्चर को, और कोई करप्ट नहीं कर रहा हमारे कल्चर को, हम अपने कल्चर को खुद करप्ट करवा रहे हैं। अमेरिका जो चीज चाह रहा है, वेस्टर्न कंट्री जो चीज चाह रही है, हम खुद उसको और बड़ा चढ़ाकर एक तरीके से उनको और बता रहे हैं कि यस वी आर फुली रेडी इन योर मकसद, क्योंकि हमने गांधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। हमें इंग्लिश गाने समझ में आए चाहे ना आए, या उसके अंदर फील हो चाहे ना हो, या सुनने में मजे आए चाहे ना आए, लेकिन हमें सुनना है क्योंकि हमें कूल लगना है दोस्तों के आगे। ये चीज है। तो इवन लिटरेचर और जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो भी पर्सन के कंडक्ट को गाइड करने की कोशिश करते हैं। और अभी स्क्रिप्चर्स और लिटरेचर के अंदर इसके अंदर हम गॉड और रिलीजन वाले कॉन्सेप्ट के अंदर बात करेंगे, इस वाले पॉइंट के अंदर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, यहां से भी हमें बड़े सारे एथिकल कोड, एथिकल कंडक्ट जानने को मिलते हैं। जैसे अगर आप बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करो, यहां पर हमें किसका कॉन्सेप्ट जानने को मिलता है कि एथिकल कॉन्सेप्ट? बुद्धा क्या कहते थे? फॉलो मिडिल पाथ, डोंट गो इन एक्सट्रीम्स। किसी भी चीज के ऊपर सैड फील मत करो, बहुत ज्यादा शोक मत बनाओ, या फिर ओवर जॉयस भी मत हो जाओ, बहुत ज्यादा दुख भी मत बनाओ, गम भी मत बनाओ, लेकिन बहुत ज्यादा उल्लास भी मत करो, किसी चीज के ऊपर खुशी व्यक्त मत करो हद से ज्यादा। फॉलो मिडिल पाथ। तो ऐसे लिटरेचर से भी, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, स्क्रिप्चर्स, इनसे भी हमें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जानने को मिलता है, जो कि एक पर्सन के एक्शंस को गाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद बात आती है गॉड एंड रिलीजन की। गॉड एंड रिलीजन एक डिटरमाइनिंग फैक्टर कैसे है एथिक्स के लिए, इसको जरा समझते हैं। जब भी धर्म की बात आती है, धर्म हमें एक यूनिवर्सल और एक आइडियल का मतलब यहां पर यह बेस्ट टू बेस्ट एथिकल स्टैंडर्ड सिखाने की कोशिश करते हैं। धर्म ग्रंथ, धर्मों से जुड़ी हुई किताबें, धार्मिक ज्ञान, या उसके ऊपर बने हुए कुछ सीरियल्स या टीवी शोज जहां पर भी धर्म की बातें होती हैं, या मंदिरों के अंदर कोई धर्मगुरु है, कहीं पर भी वो आप उसके प्रवचन में गए, प्रवचन आपने सुने, आपने उसकी सभा में गए, वहां पर उसके प्रवचन सुने, तो धर्म से जुड़ी जो भी बातें हैं वो ऐसी मानी जाती हैं कि वो आइडियल हैं, बेस्ट टू बेस्ट सूट करती हैं एक इंडिविजुअल को, और यूनिवर्सल है, उसको कोई भी कभी भी किसी भी वक्त फॉलो कर सकता है या कर सकती है। रिलीजियस टेक्स्ट बुक जो होती है किसी भी धर्म के साथ जुड़ी हुई हो, हिंदुज्म के साथ जुड़ी हुई रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इस्लाम के साथ जुड़ी हुई कुरान शरीफ, कुरान पाक, क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़ी हुई बाइबल, सिखिज्म के साथ जुड़ी हुई उनकी धार्मिक किताबें जो होती हैं, गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं धर्मों से जुड़ी हुई, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो ज्ञान है, कोई धर्म गुरु कुछ आपको कोई बोल रहे हैं, वो हमेशा डील करते हैं विद द क्वेश्चंस कि हाउ इंडिविजुअल शुड बिहेव और सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर शॉर्ट्स, रील्स, ऐसा अगर आप कंटेंट देखते हो धर्मों से जुड़ा हुआ, हमेशा उसमें आपको सही और गलत की सीख दी जाती है, चाहे वो किसी भी पर्सन के द्वारा दी जा रही हो या किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक को कोड करके दी जा रही हो। कोई धर्म गुरु है वो आपको ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण ने ये वाले शब्द कहे थे, और वो शब्द को डिकोड करते हुए वो धर्म गुरु आपको यही बताते हैं कि आपके आपके जो आचार विचार हैं, आपके जो स्वभाव है, आपका जो रवैया है, वो कहाँ का सही है, कहाँ का गलत है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन मोरालिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है
कि एक इंडिविजुअल का आइडियल बिहेवियर क्या होना चाहिए, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर माना जाता है इसको। अच्छा, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी के साथ ही एसोसिएटेड है विद द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। वहीं पर भारत के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है राम राज्य, अब ये भगवान श्री राम के साथ जुड़ा हुआ कोई चीज़ नहीं है, ये धार्मिक चीज़ नहीं होती है। राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये होता है कि हमें एक एथिकल सोसाइटी बनानी है जहाँ पर सभी इंडिविजुअल जो है अपनी बात को रख सकें, एथिकल तरीके से अपने जो चाल चलन है उसको बना सकें, एक पीसफुल समाज के अंदर हम लोग रह सकें। तो ये बेसिकली एक गवर्नेंस मॉडल है, लेकिन गवर्नेंस मॉडल से भी ज़्यादा ये एक एथिकल सोसाइटी का हमारा सपना है। तो इसके बेसिस पर हमें ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि रिलीजन जब भी एथिक्स के ऊपर बेस्ड होता है, आप धर्म को जब भी एथिक्स के साथ जोड़ते हो तो वहां पर आप गॉड की बात करते हो। आप किसी चीज को अच्छा इसलिए मानते हो क्योंकि आपको यह बताया जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के अंदर यह बताया जाता है कि ये वाली चीज भगवान ने कही है। समथिंग इज गुड बिकॉज गॉड सेड सो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर हम ये मानते हैं कि उसकी एक एक लाइन भगवान श्री कृष्ण जी के स्वयं के खुद के वचन है वो, तो हम उसको नकारते नहीं हैं, क्रिटिसाइज तो करते नहीं हैं। और उसके अंदर क्योंकि कोई ऐसी बात भी नहीं दे रखी है जो कि कन्फ्लिक्टिंग हो किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो धार्मिक ग्रंथों के अंदर हम लोग चीज़ों को इसलिए 100% सही मानते हैं बिकॉज इंसानों का यह विश्वास है, समाज के लोगों का यह विश्वास है कि ये भगवान की खुद के स्वयं के वचन है। और ये हमें ये सिखाते हैं एक ऐसा तौर तरीका, द वे टू लिव अ गुड लाइफ इज टू डू वॉट द गॉड वॉन्ट्स। कि इसमें धर्म ग्रंथों के अंदर जो भी बातें गिवन है, भगवान बोलते हैं खुद कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम मरने के बाद उनकी प्राप्ति कर सकें, भगवान की प्राप्ति कर सकें और एक अच्छा जीवन अपना बिता सकें और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बन सकें। लेकिन हमें ये भी बताया जाता है राइटर के द्वारा, यहां पर राइटर हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं हमें, वन शुड नॉट आइडेंटिफाई एथिक्स विद रिलीजन। हमें एथिक्स को रिलीजन के साथ हमेशा आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए बिकॉज एथिक्स एक ऐसी चीज है जो कि तब भी अप्लाई होगी, ठीक है, अगर कोई पर्सन अथीस्ट है। अगर आप एथिक्स को रिलीजन के साथ एसोसिएट करके देखोगे ना तो ऐसा प्रतीत होगा हमें कि एथिक्स सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि रिलीजियस पीपल है, जो कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं या भगवान की तरफ उनकी ओरिएंटेशन में, रिलीजन की ओरिएंटेशन में भगवान की तरफ जाकर उनका झुकाव है, उनका लगाव है, उनकी इच्छा है भगवान को मानने की। लेकिन एथिक्स तो एक ऐसी चीज़ है जो कि एप्लीकेबल होती है इवन टू दोज बिहेवियर ऑफ पीपल हु आर अथीस्ट, जो कि नहीं मानते हैं भगवान वगैरह में, धार्मिक ग्रंथों में या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जाने में उनकी कोई भी रुचि नहीं है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज कोई भी जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक जो होती है या पूरा का पूरा जो धर्म है उसका जो सोर्स है ना, उसको साइंटिफिकली सिर्फ हम इंसानों के साथ ही ट्रेस कर सकते हैं बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड कैन प्रूव दैट भगवान ने ये चीज़ लिखी थी, खुद से कही है, हम उस चीज़ को मानते हैं, विश्वास है हमारा, तभी तो हम उसको कहते हैं कि ये चीज़ें माइथोलॉजिकल है। हम उसको रामायण को, श्रीमद् भगवत गीता को, कुरान को, किसी भी चीज़ को, रिलीजियस टेक्स्ट बुक को हम लोग धर्म के आधार पर रिस्पेक्ट तो देते हैं बट वी ऑल्सो कोट इट एज माइथोलॉजिकल स्टोरीज बिकॉज इनका सोर्स जो है वो इंसानों से पीछे जाके ट्रेस नहीं करा जा सकता है। और धार्मिक बातें जितनी हैं भी, चलो मान लो, राइटर हमसे ये कहने कि चलो ठीक है हम मान लेते हैं, सारी बातों को किंतु परंतु करके साइड कर देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के साथ जुड़ी हुई, धर्म के साथ जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप उसको हर जगह पर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के साथ नहीं वो कर सकते हो, थोप सकते हो।
धार्मिक बातों के अंदर धर्म से जुड़ी हुई जो धर्म ग्रंथ हैं उससे अगर आपको चीज़ों को निकालना है जो कि एथिकल हैं, वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर। और टाइम टू टाइम धर्म ग्रंथों के अंदर भी जो भी बातें गिवन होती हैं, इट इज सब्जेक्ट टू एरर्स एंड रिवीजन। जैसे जैसे वक्त, जमाना और हालात बीतेंगे ना समाज के और इस दुनिया के और इंसानियत के, तो वो वाली बातें भी जो कि धर्म ग्रंथों के अंदर गिवन है, इंसान जो है उनको साइडलाइन करते हुए अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं और फिर दूसरे नियम कानून और ये सब अपनाना स्टार्ट कर देते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए। मतलब मैं जो धर्म नियम कानून की बात कर रहा हूँ, वो कानून को मैं इसलिए कानून बोल रहा हूँ, एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को जिसके बेसिस पर गवर्न करता है, फिर जो इंडिविजुअल के हिसाब से एथिकल है। अब यहां पर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। सारे धर्मों के अंदर एक चीज कॉमन बोली जाती है कि आप सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, लाइक 4 AM अराउंड आपको उठना चाहिए। हर धर्म इसको फॉलो करता है, सारे के सारे धर्म, हर धर्म फॉलो करता है इसको, बिल्कुल करता है। आप देखो सुबह अजान इस टाइम के आसपास होती है ना। मंदिर इस टाइम पर सुबह खुल जाते हैं, गुरुद्वारे के दरवाजे खुल जाते हैं, हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में साफ सफाई होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए। आप कोई एक ऐसा पर्सन है, मेल फीमेल, जिसका काम पूरा का पूरा है नाइट शिफ्ट का, उसको पूरी रात जागना और पूरे दिन सोना है। अब धर्मों के अनुसार तो ये इंसान तो राक्षस जीवन बिता रहा है या बिता रही है अपना। धर्म ग्रंथ हमें ये बोलते हैं कि जो इंसान पूरी रात जागता है और पूरे दिन सोता है, ये तो पिशाचों का एक स्वभाव है, रवैया है, राक्षस बुद्धि हो जाएगी ऐसे इंसान की। अब इस इंसान, ये जो नाइट शिफ्ट करता है, इस इंसान की जो कमाई है वो है 10 लाख रुपए महीना। अब ऑफिस वाले इसको बोलते हैं, खुद ये बंदा कंपनी चला रहा हो, जो कर रहा हो, ये लड़का या लड़की जिनकी नाइट शिफ्ट चल रही है, इनकी कमाई, इनकी सैलरी, इनकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ है, नॉट पर एनम। और इनके ऊपर इनका पूरा घर परिवार टिका हुआ है, बूढ़े माता पिता, वाइफ, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का बड़ा होना, सब कुछ इस आदमी के ऊपर, इस औरत के ऊपर टिका हुआ है जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहां पर अब आप समझ गए ना कि धार्मिक बातों को हमें हमेशा यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं जानना होता कि वहां लिख दिया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठो। ठीक है, मानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, गॉड ने कुछ सोच समझ के नियम इसके बनाए होंगे, अच्छी बात है, लेकिन जमाना बदल चुका है। अगर इसकी नौकरी ही ये डिमांड करती है, मान लो कि एक हिंदुस्तानी है, ये पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं जो नाइट शिफ्ट कर रहा है, वो कोई इंडियन है, लेकिन वो काम कर रहे हैं किसी अमेरिकन कंपनी के लिए, किसी यूरोपियन कंपनी के लिए। अब आपके यहाँ पर रात है, लेकिन आपको काम तब करना है जब वहां पर सुबह हो जाए, क्योंकि आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। तो वो आपको सैलरी अपना जो टाइम है निर्धारित उस कंट्री में जब सुबह हो गई है उसके अनुसार आपको दे रहे हैं। तो यहां पर जब आपकी इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी कमाई है, आप पूरी मेहनत से, शिद्दत से अपना काम कर रहे हो, तो आपका काम ही आपके लिए धर्म है। फिर अगर आप इनको, इन बातों को मानकर अगर आप गिल्टी फील करने लग जाओ, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये पर्सन कुछ कर नहीं सकता। क्या करेगा? चलो ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ये उठने लगा 4 बजे, अपनी हेल्थ टार्निश कर लेगा, थोड़े दिनों के बाद दवाइयां शुरू हो जाएंगी, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, कंपनी वाले नौकरी से निकाल देंगे, बीवी बच्चे पूरा घर परिवार सब रोड पर आ जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा जीवन में। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कहते हैं कि एक अभ्यर्थी को, एक स्टूडेंट को सुबह के टाइम पर उठना चाहिए, अगेन ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर। बुद्धि बहुत तेज रहती है और पढ़ाई में मन लगता है, और सुबह उठना ही सक्सेसफुल बनने की एक निशानी है। ठीक है, मान लिया। लेकिन हमारी यूपीएससी जैसे एग्जाम में अब आप रिलेट करने की कोशिश करना, जहां पर कोई भी लड़का या लड़की
25 ईयर्स प्लस के हैं और जो तैयारी करने का सोच रहे हैं, यार ये बंदा या बंदी घर पे पूरा टाइम खाली नहीं बैठ सकते। अगर ये बैठे हैं तो ये निकम्मे हैं। वो अच्छी बात है, मेरी बातों से ऑफेंड मत होना दोस्तों। मैंने कह दिया कि निकम्मे हैं तो आप गिल्टी फील कर लो, मेरी पहले पूरी बात सुन लो। अगर आपके घर पर ऐसा माहौल है कि आपको कमाने की 1% भी टेंशन नहीं है, भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से सोना चांदी बरसता है आपके घर परिवार में, कि आपको घर वालों ने बोल रखा है बेटा बेटी तेरे को जितने टाइम के लिए प्रिपरेशन करनी है तू कर, पैसे की कोई कमी ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, सारा गुजारा हो जाएगा, तुम्हारा रूम का रेंट का, लाइब्रेरी का, पीजी का खर्चा, जितनी तुम्हारी महंगी बुक्स आनी है, जो तुम्हें कोचिंग करनी है, सब हो जाएगा इससे। तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं एक एवरेज इंडियन की बात कर रहा हूँ कि 25 साल तक हिंदुस्तान के यूथ की ये वास्तविकता है कि 25 साल का लड़का या लड़की को कमाना पड़ता है, उनको शर्म आती है अपने माँ बाप से पैसे मांगते हुए, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द इंडियन फैमिलीज आर लोअर मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज। अब यहां पर पर्सन मान लो कि कुछ काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है या कोई जॉब पर जा रहा है, तो सारी चीजों में मान लो कि 6 से 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सन थोड़ा सा थकेगा, अपनी एक्सरसाइज वगैरह पे किसी चीज़ पर ध्यान देगा, फिर पर्सन को अपनी दिन में कोचिंग क्लासेस वगैरह जो हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वो अटेंड करनी है, फिर खुद से पढ़ना है। तो ऐसा पर्सन अगर ये 4 बजे का रूटीन और ब्रह्म मुहूर्त को सीरियसली मानकर बैठ जाए, अगर स्टूडेंट, ये विद्यार्थी, तो ना इनका यूपीएससी निकलना है और बाकी जो काम है वो कुछ भी नहीं हो पाएंगे और इसकी सिर्फ उम्र बढ़ती चलेगी। तो यहां पर एग्जाम की तैयारी करना, पढ़ना, ट्यूशने पढ़ाना, जॉब करना, कोई पर्सन कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, किसी की ऑर्गन तो नहीं बेच रहा है, या बच्चे तो नहीं बेच रहा है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, अच्छा ही काम कर रहा है। शाम को ये पर्सन कोई चेन स्नैचिंग करने तो निकल नहीं रहा है कि आंटियां निकलेंगी सोने की चेन लेकर भागेंगे हम उनकी बाइक पर अपनी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। सारे पर्सन यहाँ पर अच्छे ही काम कर रहा है कि भाई उसको घर वालों से शर्म आती है कि मैं 25 साल का हो गया हूँ, हो गई हूँ, मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, मुझे कोई जॉब करनी है, मुझे यूपीएससी की तैयारी भी करनी है, यूपीएससी का मटेरियल कोचिंग के पैसे का इंतजाम भी खुद से करना है। तो पर्सन यानी कि अपने पैरों पर खड़ा हुआ बहुत अच्छा पर्सन है ये, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो। अब ऐसा पर्सन अगर इस ब्रह्म मुहूर्त के कॉन्सेप्ट को सीरियसली मानकर बैठ जाए और गिल्टी फील करने लगे अगर इसके ऊपर, तो ये अपनी जिंदगी हेल कर लेंगे। तो यहां पर अगेन वही वाली बात आ जाती है कि धार्मिक बातों को हमें सीरियसली लेना है, लेकिन उनके लिए गिल्टी फील नहीं करना है, क्योंकि धर्म से जुड़ी जो भी बातें होती है वो एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में ही अच्छी लगती हैं, एक प्रॉपर सिचुएशन में ही अच्छी लगती हैं, एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे कर आती हैं, एंड दे आर सब्जेक्ट टू एरर्स एंड रिविजन। जितना एक मंदिर मस्जिद जाने का रूटीन बूढ़े बुजुर्ग अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ करने को अब है नहीं, अब उनको ना काम की टेंशन ना किसी और चीज़ की टेंशन, अब वो फैमिली के ऊपर अपनी डिपेंडेंट है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कमर तोड़ी है, अब उनके बच्चे उनको कमा कर खिलाएंगे, उनके पोता पोती, उनके बेटा बेटी उनका ख्याल रखेंगे, घर की बहुएं उनका ख्याल रखेंगी। वहां पर वो वाली बातें ब्रह्म मुहूर्त और 5 टाइम की नमाज करना वो सब काम आ सकता है। स्टूडेंट जिंदगी में पढ़ाई ही सबसे बड़ा धर्म है। एग्जाम ही नहीं निकलेगा तो सपने तो अधूरे रह जाएंगे, जब सपने अधूरे रह जाएंगे तो जो अच्छा करने के लिए सोच रहे हो अपने परिवार के लिए वो फिर कैसे हो पाएगा। या फिर ऐसा पर्सन का जो हमने एग्जांपल लिया, इस पर्सन को नाइट शिफ्ट करनी है, 5 से 10 लाख रुपए, ये वैसे रियलिस्टिक एग्जांपल ही है, वैसे ये मैं कोई मनगढ़ंत एग्जांपल ही बना रहा हूँ कि 5 से 10 लाख रुपए मिलते हैं उन कंपनीज के अंदर, उन कॉर्पोरेट्स के अंदर जिनकी अच्छी डिग्री है लोगों की। तो यहां पर जो है ये पर्सन कैसे मान सकता है इस कॉन्सेप्ट को, ब्रह्म मुहूर्त को। एक और एग्जांपल पकड़ लो, डॉक्टर के प्रोफेशन को पकड़ लो, पुलिस वालों के प्रोफेशन को पकड़ लो। 24 घंटे ड्यूटी चलती है पुलिस वालों की और डॉक्टरों की, कभी भी कुछ भी आ सकता है, कभी भी किसी का भी कॉल आ सकता है। तो ये अगर रूटीनली बन जाए अपने काम के अंदर तो इनको तो आत्महत्या ही करनी पड़ेगी फिर तो, डॉक्टर और पुलिस वालों को। और क्या इनको सैलरी नहीं आती है? क्या डॉक्टर्स अच्छा नहीं कमाते हैं? क्या बिल्कुल कमाते हैं। तो इसका मतलब क्या ये अधर्मी है, ये धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं? ये पुलिस वाला मतलब या डॉक्टर जो हैं ये बिल्कुल निकम्मे हैं, हम इनको एथीस्ट बोलते हैं? नहीं, उनके लिए उनका जॉब ही उनका धर्म है।
जॉब तो कर रहा है ना कम से कम पर्सन ईमानदारी के साथ, ये चीज है। तो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट गॉड एंड रिलीजन एंड कल्चर एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।